हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं रवि गुप्ता और इस वीडियो में बात करूंगा बस्तर द नक्सल स्टोरी के बारे में। दोस्तों, एक कहावत है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन कुछ ऐसे सच होते हैं ना, परेशान भी होते हैं और परेशान भी करते हैं। और सच तो ये है कि हमारे देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर एक नक्सल आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, एक ऐसा ग्रुप है जो हमारे देश में डेवलपमेंट वो चाहते नहीं हैं और अपनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के तहत सरकार चलाना चाहते हैं, या फिर वो हमारे ही सिस्टम में दीमक की तरह आकर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और एक अलग ही विचारधारा वाली सरकार बनाना चाहते हैं, हाईजैक कर लेना चाहते हैं, या फिर हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर लेना चाहते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश को आजाद हुए काफी वक्त हो चुके हैं, काफी साल हो चुके हैं, कई जनरेशन बदल चुकी है, लेकिन आज भी ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो ग्रुप है, ये जो तबका है, हमारे देश में पनप रहा है। ठीक है, तो ये जो है सच्चाई है। ठीक है, ये सच्चाई है और इस सच्चाई के अगेंस्ट हमारी जो सरकारें हैं, हमारे सेना के जो जवान है, वो लड़ रहे हैं और धीरे धीरे वो जीत रहे हैं। और हम जैसे जो लोग हैं, दिल्ली, मुंबई, आगरा जैसे क्षेत्रों में हम बैठे हुए हैं, हमें कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोचिए, उन क्षेत्रों में वहां के लोगों को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा, स्पेशली जहां पर नक्सल का प्रभाव है। इन सभी चीजों में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, इस तरह के जो ग्रुप्स जब पनपने लगते हैं, तो उनके द्वारा जो मुश्किलें पैदा की जाती है, उसमें आम जनता ही पिसती है, बच्चे, औरतें ही पिसते हैं। लेकिन क्योंकि ये सच है, इस सच को दबाने की कोशिश भी की जाती है। कई बुद्धिजीवी है या फिर नक्सल्स को सपोर्ट करने के लिए ऑथर्स है, जर्नलिस्ट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इस सच को दबाने की कोशिश करते हैं, इस सच को मोल्ड करने की, बदलने की कोशिश करते हैं, या फिर सच को कुछ अलग ही अमली जामा देकर हमारे सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो सच परेशान भी होता है, सच परेशान भी कर रहा है, सच परेशान भी होता है। तो इन सारी चीजों को एक कम्युनिकेटिव वे में एक फिल्म के अंदर दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म का नाम है बस्तर द नक्सल स्टोरी। फिल्म की जो शुरुआत होती है तो वहां पर बता दिया जाता है कि ये जो फिल्म है सभी माओ को समर्पित है। उसके बाद एक बड़ा सा डिस्क्लेमर आता है, डिस्क्लेमर भी बता दिया जाता है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों, फिल्म की जब शुरुआत होती है उसके बाद आगे न्यूज के जो आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज के जो रिपोर्ट्स होते हैं और जो फैक्ट्स होते हैं, वो दिखाए जाते हैं। अब मैं सोचा था कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं समझ गया हूं कि उन्होंने क्यों दिखाया है। क्योंकि इससे पहले सेम मेकर्स ने जब द केरला स्टोरी फिल्म बनाई थी, तो केरला स्टोरी को लेकर काफी लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और काफी लोगों ने कहा था कि ये प्रोपेगेंडा है। अब लोगों का अपना अपना मत होगा, कुछ लोगों को फिल्म पसंद आई थी वो, और कुछ लोगों को नहीं पसंद आई थी। तो अब ये जो फिल्म आई है बस्तर द नक्सल स्टोरी, तो यहाँ पर वो न्यूज और फैक्ट सब कुछ दिखा रहे हैं शुरुआत में। ठीक है, तो उनका जो मकसद है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो सच एक्चुअली में एक तरफा है, या फिर सभी को ध्यान में रखते हुए, सभी चीजों को, सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उस सच को बताने की कोशिश की गई है? इसके बारे में और भी आगे मैं बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में उन्होंने दिखा दिया कि हाँ, हम सच को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए न्यूज और आर्टिकल्स, फैक्ट्स दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद कोर्ट रूम ड्रामा वाला सीन स्टार्ट होता है, जहां पर दो पक्ष बैठे हुए हैं। एक ऐसा पक्ष है जो नक्सल को सपोर्ट कर रहा है, और एक वो पक्ष है जो नक्सल को पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा है और सबूत उनके अगेंस्ट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ उस कोर्ट रूम ड्रामा में ये भी दिखाया जाता है कि कैसे नक्सल को सपोर्ट करने वाले जो बुद्धिजीवी होते हैं और जो जो भी उनके जो सपोर्ट सिस्टम है, वो कैसे स्ट्रैटेजिकली अपने आप को पावरफुल बनाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ पैरेलल तरीके से एक और पर्टिकुलर स्टोरी चल रही होती है, वो बस्तर की है। बस्तर में गांव वाले भी हैं और बस्तर में जो आईपीएस नीरजा माथुर जो है, जो अदा शर्मा पोर्ट्रे कर रही हैं, वो भी है। तो वहां पर आप देखोगे बस्तर में गांव वाले आप मासूम लोग हैं और वहां पर नक्सल भी है। तो नक्सल का अपना ही एक तरह का सरकार चल रहा है। आज के दौर में भी आप देखोगे वहां पर नक्सल का कुछ दबदबा है, और आज से 2 या 3 साल पहले तो उनकी खुद की सरकार हुआ करती थी, खुद वो सुनवाई करते थे, बहुत कुछ करते थे। यहाँ पर एक
पर्टिकुलर ब्रूटल सीन आ जाता है जिसे देखकर आप सभी दंग रह जाएंगे। मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा दंग रह गया था कि कैसे इतने रियलिस्टिक वे में इस सीन को दर्शाया गया है। गांव वाला होता है, एक पर्टिकुलर गांव वाला होता है, मेरे ख्याल से वो गांव का बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सन है और कुछ गांव वालों को इकट्ठा करके वो तिरंगे झंडे को फहरा रहा है और राष्ट्रगान भी गा रहा है। ऐसे में कुछ नक्सल के लोग आते हैं और उन गांव वालों को साथ उनको बंदी बना लेते हैं और वो जो मुखिया है, जो बंदा है, उसको टॉर्चर करते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं और छिन्न भिन्न कर देते हैं, उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और जिस हिसाब से उस दृश्य को दिखाया गया है ना, आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें खुली की खुली रहेगी या फिर आपकी आंखें बंद हो जाएगी। कुछ वैसे सीन है और हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा जो फिल्म के जो मेकर्स हैं, जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर सीन को दर्शाया है, इस पर्टिकुलर सीन को इतना रियलिस्टिक वे में रखते हुए दिखाने की कोशिश की गई है कि आपके दिल को और आपके दिमाग को झंझोड़ देगी। तो वो सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद आप देखोगे उनके बीच में कैसे डेवलपमेंट हो रही है, कैसे लड़ाइयाँ हो रही है। हमारे सेना के जो लोग हैं, आईपीएस जो नीरजा माथुर है या फिर जो नक्सल है, वो सब दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर बाद में एक और पर्टिकुलर सीन आता है जब गोरिल्ला वॉरफेयर जो टेक्निक होता है उसको अपनाते हुए कैसे नक्सल के लोग हैं जंगल और झाड़ियों में छिपते हुए हमारे जवानों पर हमला करने की कोशिश करते हैं और बंदूक से उनको मारने की कोशिश करते हैं, आग की लपटें उड़ती हैं। वो सारी जो सीन है वो भी दिल दहलाने वाले सीन्स हैं, इम्पैक्टफुल सीन्स, सीक्वेंसेस इसके अंदर डाले गए हैं, वो मुझे अच्छे लग गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा था कि क्या ये जो सच बताने की कोशिश की जा रही है, जो नक्सल्स हैं जो अटैक कर रहे हैं, जो ब्रुटैलिटी होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो क्या एक तरफा तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है या फिर कम्युनिटिव वे में। तो मैं आपको बता दूं, कुछ हद तक मुझे एक तरफा लगी है, कुछ हद तक मुझे चीज़ें एक तरफा लगी हैं। जैसे कि लेफ्ट लिबरल हो गया या फिर वामपंथी हो गए, उनको सबक सिखाना या फिर उनको गोलियों से भून कर रख देना, ऐसे डायलॉग्स भी फिल्म में डाल दिए गए हैं। इससे ये साफ साबित हो रहा है कि पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी जो विंग होता है उसको सपोर्ट करने के हिसाब से ये जो फिल्म का जो मकसद है वो साफ नज़र आ रहा है। हालांकि हमारे देश में अलग अलग विंग के, अलग अलग पार्टीज के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि राइट विंग ही सही है, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट विंग ही सही है। हमें न्यूट्रल होना है, जो सही है हमें वो लेना है। तो एक फिल्म मेकर होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि चीज़ों को न्यूट्रल तरीके से दिखाया जाए। तो वो मुझे सही नहीं लगा है। मतलब मुझे एक हिसाब से कह सकते हैं ये एक जानबूझकर दिखाने की कोशिश की गई है। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, काफ़ी पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है ये, लेकिन ये पूरा लग रहा है। अदरवाइज फिल्म का जो क्राफ्ट है, जैसा उन्होंने बनाया है, जिस हिसाब से स्टोरी टेलिंग है अच्छी है, एक हार्ड हिटिंग वे में आपको चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है, तो वो मुझे सही लगी। नक्सल जो है कितने खतरनाक है, हमारे देश के लिए कितने खतरनाक है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना खतरनाक है, वो हम सभी एक्सेप्ट करते हैं, ये रियलिटी वाली बात है। लेकिन साथ ही साथ ये जब स्टोरी बताई जा रही है उसमें एक पर्टिकुलर विंग के जो लोग हैं उनको कुछ बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो वो न्यूट्रल वे में भी बताया जा सकता था और भी पुख्ता सबूतों के साथ और भी जस्टिफाई करके दिखाया जा सकता था। ऐसा अगर दिखाते तो मेरे ख्याल से एक लार्ज ऑडियंस और एक न्यूट्रल ऑडियंस तक ये जब बात पहुंचती तो हाँ, हमें लगता कि हाँ ये बात सही की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर विंग के जो लोग हैं उसको रिप्रेजेंट करते हुए फिल्म बनाई गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं एक्टर्स की बात करूं तो अदा शर्मा ठीक ठाक लग रही है और आईपीएस नीरजा माथुर के हिसाब से वो अच्छा रोल कर रही है। उनका बात करने का, चलने का गेस्चर पोस्चर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा विजय कृष्णा का। जो ये बंदा है, ये जो बंदा है सेम द केरला स्टोरी में आपने देखा था, जिसके साथ अदा शर्मा वो जाती है गल्फ कंट्रीज में। ठीक है, तो यही वो बंदा है और ये बंदा जो है बहुत ही खूंखार और भयानक है। मतलब इसने जो पोर्ट्रेल किया है यार, इसको देखकर ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत थप्पड़ मारने का मन करता है। मतलब सही है यार, इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा इस बंदे की, और इस बंदे की एक्टिंग की वजह से ना पिक्चर थोड़ी और भी ज़्यादा पावरफुल लगती है।
उसके अलावा दोस्तों फिल्म के अंदर यशपाल शर्मा, रायमा सेन और शिल्पा शुक्ला, और एक और स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा इंदिरा तिवारी के। और इस एक्ट्रेस ने बहुत ही अच्छा काम किया यार। एक माँ का जो कैरेक्टर है, एक पत्नी का जो कैरेक्टर है, और कैसे वो रिबेल बन जाती है नक्सल के अगेंस्ट, तो यार ये जो कैरेक्टर था मुझे बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगा है और हार्ड हिटिंग लगा है। तो ओवरऑल अगर सारे एक्टर्स की एक्टिंग की अगर बात की जाए तो उन्होंने ठीक ठाक अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन अगर क्लाइमेक्स की बात की जाए, क्या होता है कोई भी जब हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म के अंदर एक पर्टिकुलर कंक्लूजन होता है, और वो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल होना चाहिए और थोड़ा लॉजिकल हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। ये जो कंक्लूजन था, क्लाइमेक्स वाला जो पार्ट था, वो मुझे कुछ ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाया, मतलब कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया। जैसे कि हमारे जो सेना के जो लोग हैं, हमारे हमारे गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कैसे नक्सल्स को पकड़ा जाए। ठीक है, पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, बंदूकें चल रही हैं। लेकिन क्लाइमेक्स में जो जितना इजी तरीके से और जितना सरप्राइजिंग वे में और इतने डल तरीके से उस क्लाइमेक्स को कंक्लूड किया गया है ना, वो मुझे जस्टिफाइंग नहीं लगा और इम्पैक्ट कम हो जाता है। और जब इम्पैक्ट कम हो जाता है ना, तो क्लाइमेक्स आते आते उसका जो महत्व होता है थोड़ा सा कम लगने लगता है। लेकिन ओवरऑल ठीक ही है, एक हिसाब से वो क्लाइमेक्स को भी अच्छे से शॉर्ट किया गया है, सब कुछ अच्छे से किया गया है, लेकिन उसको और भी बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। लेकिन ओवरऑल आप जब फिल्म देखोगे तो फिल्म की जो एडिटिंग है या फिर जिस हिसाब से स्क्रीन प्ले है, जिस हिसाब से सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, ब्रूटल सीक्वेंसेस जो दिखाए गए हैं, वो आपके दिल और दिमाग पर रहते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल जो विंग है, उस विंग को रिप्रेजेंट करते हुए ये फिल्म मुझे लग रही है ज़्यादातर। तो यहाँ पर मैं माइनस पॉइंट में देना चाहूँगा, और क्लाइमेक्स जिस हिसाब से वीक है वहाँ पर भी माइनस पॉइंट देना चाहूँगा। अदरवाइज फिल्म जो है देखने लायक है, हार्ड हिटिंग है, आप देखने जा सकते हैं। स्पेशली आप हार्ड हिटिंग फिल्में देखते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं जो कुछ अलग है, जिसे हमने नहीं देखा है, तो वो इस फिल्म के अंदर है, आप देखने जा सकते हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स, जिस हिसाब से फिल्म की मेकिंग है टॉप नॉच है, इसको तो मार्क्स मिलने चाहिए। एक्टिंग जिस हिसाब से मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन क्लाइमेक्स का जो पार्ट है उसमें आधे मार्क्स जाएंगे। और जिस हिसाब से एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल विंग को रिप्रेजेंट करते हुए कहानी को पेश किया गया है, उस हिसाब से 1 मार्क्स जाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर फिल्म न्यूट्रल वे में और कंक्लूड करते हुए अच्छे से और पुख्ते और ज़्यादा सबूत और जस्टिफाइंग वे में अगर आप फिल्म को पेश करते हैं तो फिल्म लार्जर ऑडियंस तक जाती है। और फिल्म जो है एक तरह से माध्यम होता है, समाज का आईना होता है, उसको हमें दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अलग अलग विंग है हमारे देश में, अलग अलग आइडियोलॉजीज है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर फिल्म बनाई जाती तो और भी ज़्यादा अच्छा था। मतलब इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल आइडियोलॉजिकल विंग ऐसा अगर बनाते तो फिल्म और भी ज़्यादा अच्छा हो जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर विंग को रेस्पेक्ट करो या फिर डिसरेस्पेक्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ लॉजिकल वे में कहाँ पर क्या चीज़ गलत है, कहाँ पर क्या चीज़ सही है, उसको दिखाते तो और अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर जो आइडियोलॉजिकल विंग है वो बहुत ही गलत है। तो ठीक है, तो मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरऑल फिल्म देखने लायक है दोस्तों, आप देखने जा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया फिल्म कैसी है, मेरा ओपिनियन मैंने आपको बता दिया। लंबा वीडियो हो गया है क्योंकि ये कहानी ऐसी है और फिल्म ही ऐसी है, तो उसको बताना, एक्सप्लेन करना थोड़ा और भी अलग हो जाता है। लेकिन ओवरऑल ये सारी बातें कहना ज़रूरी था। आप अगर देखने जा रहे हैं तो आप बताएं कितने एक्साइटेड हैं। देख लिया है अगर आपने फिल्म, तो फिल्म देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। और मैंने जो कहा है मेरी बातों से आप कितने सहमत हैं या फिर असहमत हैं वो भी जरूर लिखें। और देखते रहें आपका चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय बाय।